हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। देखिए, आज का ये जो सेशन है ना, ये एकदम हाई ऑक्टेन होने वाला है। आज हम वेव मैकेनिक्स की पूरी डेप्थ में जाएंगे। फुल एनर्जी और फोकस के साथ इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आज के ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में सॉलिड मार्क्स सिक्योर करवाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज पर ध्यान देते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक सिंपल सी गिटार स्ट्रिंग इतनी मैसिवली लाउड साउंड कैसे प्रोड्यूस कर लेती है? सिर्फ एक पतली सी तार होती है और पूरा कॉन्सर्ट हॉल गूंज उठता है। ऐसा क्यों? एवरीडे इंस्ट्रूमेंट्स के इस फिजिक्स मैजिक को आज हम कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे द अमेजिंग साइंस ऑफ वेव्स, फिर आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। फिर एक डायरेक्ट कंपैरिजन देखेंगे प्रोग्रेसिव वर्सेस स्टेशनरी वेव्स का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स, रेजोनेंस और हार्मोनिक्स को कवर करेंगे और लास्ट में एग्जाम सक्सेस के लिए एक क्विक रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द अमेजिंग साइंस ऑफ वेव्स। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स आखिर होती क्या है। देखिए, एक प्रोग्रेसिव वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जो किसी सोर्स से अपने आसपास के एरियाज में आगे बढ़ती है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती है, लेकिन मैटर को नहीं। जी हाँ, एनर्जी आगे ट्रैवल करती है, पर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ना, वो अपनी ही जगह पर रहते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो इस ग्राफ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। y एक्सिस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट y है और x एक्सिस पर डिस्टेंस x। हमेशा याद रखिए कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो हर एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और बस यही लगातार ऑसिलेशन पूरी वेव को आगे ट्रैवल करवाता है। नंबर 2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि जब दो या उससे ज्यादा बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो जो नया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनता है ना, वो हर इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट्स का सम होता है, यानी कि द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। दोनों वेव्स मिलकर एक एकदम नया पैटर्न बना देती हैं। अब देखिए, ये इंटरफेरेंस दो बिल्कुल अलग तरीकों से हो सकता है। पहला स्टेप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें वेव्स बिल्कुल इन फेज मिलती हैं, और पता है रिजल्ट क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, एकदम मैक्सिमम। और दूसरा स्टेप है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर वेव्स एंटी फेज में टकराती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर देती हैं, और हमें एम्पलीट्यूड मिलता है एग्जैक्टली 0। नंबर 3, स्टेशनरी वेव्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो अब आते हैं स्टेशनरी वेव्स पर, जिन्हें हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। इनके बनने की एक बहुत ही स्पेसिफिक रेसिपी है। पहला रूल, दो प्रोग्रेसिव वेव्स का सुपरपोजिशन होना जरूरी है। दूसरा, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही होनी चाहिए। तीसरा, उनकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एकदम सेम होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पैटर्न में एनर्जी आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह पर कन्फाइंड हो जाती है। अब इस डायग्राम में N और A पॉइंट्स को केयरफुली नोटिस कीजिए। N डिनोट करता है नोड्स को। ये मीडियम के वो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जो परमानेंटली रेस्ट पर रहते हैं, वहां बिल्कुल कोई मोशन नहीं होता। और दूसरी तरफ है A, मतलब एंटी नोड्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो लगातार वाइब्रेट करके अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव करते हैं। एक तरह से सारी हैवी लिफ्टिंग ये एंटी नोड्स ही कर रहे हैं। नंबर 4, प्रोग्रेसिव वर्सेस स्टेशनरी वेव्स। इन दोनों वेव्स के बीच का डिफरेंस तो हर स्टूडेंट को परफेक्टली याद होना ही चाहिए। देखिए, प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी को आउटवर्ड ट्रांसफर करती हैं, जबकि स्टेशनरी वेव्स में कोई एनर्जी ट्रांसफर होता ही नहीं है। प्रोग्रेसिव वेव्स का जो फेज है वो कंटिन्यूसली वेरी करता है, पर स्टेशनरी वेव्स में हर एक नोड को क्रॉस करते ही फेज अचानक से 180 डिग्रीज रिवर्स हो जाता है। और हाँ, प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है, जबकि स्टेशनरी वेव में पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड रेस्ट यानी नोड्स से लेकर मैक्सिमम यानी एंटी नोड्स तक वेरी करता है। नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट्स, रेजोनेंस एंड हार्मोनिक्स। चलिए इसको थोड़ा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अगर हम किसी विंड इंस्ट्रूमेंट को देखें, जैसे कि एक फ्लूट, तो वहां एक एंड पर वाइब्रेटिंग सोर्स होता है। ये सोर्स इंस्ट्रूमेंट के हवा वाले कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी साउंड वेव्स क्रिएट कर देता है। इससे होता ये है कि हवा कंप्रेस और एक्सपैंड होती है और फिक्स्ड पोजीशंस पर नोड्स और एंटी नोड्स बन जाते हैं।
और जब हम उसमें थोड़ी और एनर्जी अप्लाई करते हैं तो एक ही पाइप के अंदर मल्टीपल नोड्स और एंटीनोड्स फॉर्म होने लगते हैं। इन्हीं को हम हायर हार्मोनिक्स कहते हैं, जो कि अलग अलग टोन्स और पिचेस क्रिएट करते हैं। और शुरुआत वाला वो गिटार का एग्जाम्पल याद है? हमें मैक्सिमम साउंड तभी मिलती है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और इसी फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। ओके, इस स्लाइड को हमारा वर्चुअल व्हाइट बोर्ड समझिए और इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड v = √T/μ। लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला है v = √y/ρ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है f = v/2l। और फेज डिफरेंस यानी कि फाई निकालने के लिए 2π/λ × x का यूज किया जाता है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे न्यूमेरिकल्स लगभग इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड होंगे, तो इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। नंबर 6, क्विक रिवीजन फॉर सक्सेस। चलिए जल्दी से इस पूरे सेशन को एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के थ्रू समराइज करते हैं। 1 मिलीसेकंड पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई जो आगे बढ़ी, ये बनी हमारी प्रोग्रेसिव वेव। फिर 5 मिलीसेकंड्स पर 2 वेव्स आपस में टकराईं, जिसे हमने सुपरपोजिशन कहा। 10 मिलीसेकंड्स आते आते उस टकराव की वजह से एनर्जी कन्फाइंड हो गई और फॉर्म हुई एक स्टेशनरी वेव। और फाइनली 15 मिलीसेकंड्स पर फ्रीक्वेंसी मैच होने से रेजोनेंस अचीव हुआ और एक बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई। तो ये थी इन वेव्स की पूरी जर्नी। तो फ्यूचर टॉपर्स, आज सिखाए गए वेव मैकेनिक्स के इन सभी की कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। इसके बाद एग्जाम के टफेस्ट न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहेंगे। अपने स्टडी रूटीन को पूरी तरह डिसिप्लिन रखिए। अगर इस सेशन से आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े भी क्लियर हुए हैं तो अभी SR एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के बारे में जरूर सोचें। अगर स्टैंडिंग वेव्स स्पेस के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं करती हैं, तो जब हम लगातार एक रेजोनेटिंग गिटार स्ट्रिंग को फिजिकल एनर्जी देते रहते हैं, उस एनर्जी का आखिर होता क्या है? वो अचानक कहाँ चली जाती है? इस बारे में जरूर सोचिए। आने वाले टॉपिक्स जैसे थर्मोडायनामिक्स और वेव डैम्पिंग में हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और ब्रिलियंट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।